हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। अगर चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लेना। और क्योंकि इसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्ड मिलते हैं और फ्री पीडीएफ्स मिलती है और चैप्टर वाइज हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं, राइट। और इसके साथ ही गेस्ट पेपर भी मैं आपको प्रोवाइड करवा देता हूं जो कि आपको एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो दोस्तों, आज BNS 184 का जो पेपर लगा था जून 2024 में, वो हम सोल्व करेंगे खुद। और इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से आंसर राइटिंग की जाती है अच्छे नंबर लाने के लिए। टाइम 2 घंटे मिलता है इसमें और 50 नंबर का पेपर होता है। पास होने के लिए 18 नंबर चाहिए और इस सब्जेक्ट का नाम है सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं महामारी विज्ञान, पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमियोलॉजी। ठीक है। तो दोस्तों, पहला जो सवाल है ना, वो आता है आपका 10 नंबर का, 300 शब्दों में लिखना होता है। देखो, 2 सेक्शन आते हैं इसमें, है ना। और हर सेक्शन से कम 2 सवाल अटेम्प्ट करने हैं। कुछ सवाल 5 नंबर के आते हैं, कुछ सवाल 10 नंबर के आते हैं। 10 नंबर के सवाल है वो 300 शब्दों में लिखने होते हैं और जो 5 नंबर के सवाल है वो 150 शब्दों में लिखने होते हैं। तो दोस्तों, पहला सवाल समझते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य की उत्पत्ति और विकास पर संक्षेप में चर्चा कीजिए। दोस्तों, नोट्स बना लेना क्योंकि इस किताब के अंदर कुछ गिने चुने सवाल ही है और वही बार बार रिपीट होते हैं। तो ये सवाल वापस से भी आ सकता है कि पब्लिक हेल्थ की जो ओरिजिन है वो कैसे स्टार्ट हुआ और कैसे डेवलपमेंट हुआ उसका। सार्वजनिक स्वास्थ्य की उत्पत्ति और विकास पर चर्चा करनी है। तो सबसे पहले तो सार्वजनिक स्वास्थ्य का अर्थ बता दो आप। सार्वजनिक स्वास्थ्य लोगों और समुदायों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का विज्ञान है। इसमें लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा और सुधार के लिए संगठित प्रयास किए जाते हैं। आ रहा है दोस्त समझ में? आगे चलते हैं, चलो। उत्पत्ति और विकास। सर्वप्रथम यूनानी चिकित्सक हिपोक्रेट्स ने अपनी किताब एयर वाटर्स एंड प्लेसेस, एयर मतलब हवा, वाटर्स या पानी, प्लेसेस में जगह, इस किताब में उन्होंने बताया कि हमें अंधविश्वास से दूर रहना चाहिए और सामाजिक चिकित्सा और स्वच्छता के बारे में सबसे पहली बार बताया था यूनानी चिकित्सक हिपोक्रेट्स ने। हिपोक्रेट्स के विचारों ने यूरोप और दुनिया में बीमारियों को समझने हेतु सैद्धांतिक आधार प्रदान किया। यानी कि यूरोप में जो खोजे हुई जो दवाइयाँ बनाई गई उन सभी में हिपोक्रेट्स के जो सिद्धांत विचार वो अपनाए गए। भारत के लोग भी दोस्तों 400 ईसा पूर्व से पहले ही मौसम, आहार यानी कि डाइट के बारे में जानते थे, हवाओं का प्रभाव और जीवन शैली से परिचित थे। रोमन चिकित्सक यानी कि इटली की बात की जा रही है, ने एक रोमन चिकित्सक था कोई, उन्होंने माई एजम सिद्धांत बनाया जिसमें उन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो खराब हवा शरीर में रोगों का कारण बनती है। यह माई एजम सिद्धांत कहलाता है। यूरोप में मध्यकाल में सरकारों ने क्वारंटाइन कानून पारित किया जिससे लोग प्लेग, चेचक, मिर्गी, वात रोगों से बच सके। क्वारंटाइन आपने कोविड-19 में सुना होगा ना, जिसके किसी कोरोना हो गया तो फिर वो इंसान थोड़ा अलग ही रहता है कुछ दिनों के लिए। ठीक है। तो ऐसे ही जो यूरोप में मध्यकाल यानी कि 15वीं शताब्दी में क्वारंटाइन कानून सरकार लेके आई थी। माई एजम सिद्धांत को अपनाकर ही यूरोपीय सरकारों ने शहरों, सीवेज से कचरे को साफ करना शुरू किया। लुई पास्चर, जोसेफ लिस्टर, रॉबर्ट कोच ने रोगाणु सिद्धांत को विकसित किया जिसके अनुसार भोजन तथा हवा में उपस्थित रोगाणुओं के कारण ही बीमारियां फैलती हैं। 1880 के दशक में रॉबर्ट कोच ने उन सभी जीवों की पहचान की जिसके कारण से तपेदिक यानी कि टीबी रोग और हैजा होता है। 1796 ईस्वी में एडवर्ड जेनर ने चेचक, जिसको स्मॉल पॉक्स कहते हैं, छोटी माता या शीतला माता, ठीक है, तो चेचक के खिलाफ टीका बनाया एडवर्ड जेनर ने, यानी वैक्सीन बनाया। वर्तमान में टीकाकरण ने खसरा, काली खांसी, टेटनस, रूबेला, फ्लू, पोलियो, पीले बुखार जैसी बीमारियों का बोझ कम किया है। हंस एवं जेन्सेन, ये दो विद्वान हैं, ने 1590 ईस्वी में माइक्रोस्कोप स्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया जिससे सूक्ष्म जीवियों यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं का पता लगाया गया जो बीमारी फैलाते हैं। जॉन स्नो, याद रखना, जॉन स्नो को आधुनिक महामारी विज्ञान को स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने लंदन में एक आउटब्रेक फैला था, एक महामारी टाइप से फैला था, एक कोलेरा बीमारी यानी कि हैजा टाइप से ही होता है दोस्तों। तो उन्होंने बताया कि लोग है गंदे पाइपों से, ठीक है, जो आ रहा पानी है वो पीते हैं, उसके कारण से उनको कोलेरा हो गया। तो जॉन स्नो ने आधुनिक महामारी विज्ञान को स्थापित किया। 1842 ईस्वी में एडविन चैडविक ने श्रमिकों की जनसंख्या की स्वच्छता स्थिति नामक से रिपोर्ट प्रकाशित की। उन्होंने बताया कि श्रमिक यानी कि लेबर, मजदूर, एडविन चैडविक ने बताया अपनी रिपोर्ट में कि 60,000 जो मजदूर हैं उनकी मृत्यु सिर्फ दूषित पानी व दूषित हवा के कारण हो जाती है। 1850 ईस्वी में
एक विद्वान थे सट्टक ने राज्य के स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए योजना और राज्य के लिए एक व्यापक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की सिफारिश की। इसके बाद सरकार ने अपशिष्ट निपटान यानी कि वेस्ट डिस्पोजल, कचरे को एक साइड हटा देना, तपेदिक, शराबखोरी पर कानून व नियम बनाए। सट्टक की रिपोर्ट के बाद में एक किताब है द फ्यूचर ऑफ पब्लिक हेल्थ में क्या बताया गया कि इंसान के जो जीवन के कुछ पहलू होते हैं जैसे कि आध्यात्मिक, नैतिक, सामाजिक और पर्यावरणीय पहलू, ठीक है, उनको भी अपना करके इंसान स्वस्थ रह सकता है। जैसे कि एक व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है तो मेडिटेशन कर सकता है, अच्छे विचार ला सकता है, अपने धर्म की किताबें पढ़ सकता है, तो इस तरह से वो अपने जो आध्यात्मिक, नैतिक पहलू को अपनाकर हेल्दी रह सकता है। 20वीं सदी को बैक्टीरिया युग कहा जाता है क्योंकि बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, इस समय पे पेनिसिलिन एवं अन्य एंटीबायोटिक दवाओं का आविष्कार हुआ था 20वीं शताब्दी में, तो इसको बैक्टीरिया युग कहा जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना के बाद सदस्य देशों की सरकारों ने मलेरिया एवं तपेदिक बीमारियों को दूर करने हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाए। 6 से लेकर 12 सितंबर 1978 को कजाकिस्तान, ये मध्य एशिया का एक देश है, वहाँ पर एक सिटी है अल्मा अता, ठीक है, उस शहर में अल्मा अता शहर में अल्मा अता घोषणा पत्र जारी किया गया देशों के द्वारा, जिसका उद्देश्य था सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुधारने हेतु सरकारों द्वारा तत्काल कार्यवाही करना, जिसमें साल 2000 ईस्वी तक सरकारों को सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित लक्ष्यों को हासिल करना था। यानी कि कुछ टारगेट बनाए गए अल्मा अता घोषणा पत्र में और कहा गया कि भाई जो भी इस घोषणा पत्र को मानेगा वो साल 2000 ईस्वी तक कुछ बीमारियों को ख़त्म करेगा अपने देश से। ऐसे ही 1960 और 70 में रेने डुबोस, थॉमस मैक्यून और इवान इलिच ने स्वास्थ्य का सामाजिक मॉडल विकसित किया, जिसके अनुसार सामाजिक मॉडल के अनुसार स्वास्थ्य और रोग जटिल होते हैं, मतलब समझने में कठिनाई होती है इनको, अतः मानव के सामाजिक और भौतिक सांस्कृतिक वातावरण को अच्छा बनाना चाहिए। 2024 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य में नई तकनीकों के द्वारा इलाज किया जा रहा, जैसे कि mRNA तकनीक है ना, ये नई टेक्नोलॉजी आई है मेडिकल साइंस में, और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से भी कई बीमारियों को दूर कर रहे हैं अपन, और टेलीमेडिसिन यानी कि दोस्तों वीडियो कॉल के माध्यम से जो डॉक्टर है वो पेशेंट को बता देते हैं किस तरह से आपको दवाइयाँ वगैरह लेनी है, और कोविड-19 का इलाज भी नई नई तकनीकों से किया जा रहा है। तो दोस्तों इस तरह से ये जो पहला सवाल था आपका 10 नंबर का कंप्लीट होता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य की उत्पत्ति और विकास पर संक्षेप में चर्चा करें, रट लेना, इसको लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर एक लेख लिखे। देखो भारत सरकार ने ना चेचक, मलेरिया, टीबी, HIV एड्स, कुष्ठ व अन्य बीमारियों को खत्म करने हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों का निर्माण किया। जैसे कि पहला आप इसमें लिख देना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। देखो भारत सरकार ने बीमारियों को खत्म करने के लिए कुछ हेल्थ प्रोग्राम चलाए, वही आपको लिखना है। पहला है नेशनल हेल्थ मिशन। भारत सरकार ने 1 मई 2013 को यह मिशन लॉन्च किया। इसका उद्देश्य देश के सभी नागरिकों को समान रूप से सुलभ यानी कि एक्सेसिबल, मतलब कि हॉस्पिटल पास में वो एक्सेस कर सकें हॉस्पिटल की सेवाओं को, उस चीज़ को कहते हैं सुलभ व गुणवत्ता युक्त सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 2 हिस्से हैं, एक तो शहर के लोगों के लिए स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, एक गांव के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। और कुछ समितियां, नीतियां, योजनाएं, कार्यक्रम देख लेते हैं। 1946 ईस्वी में भोरे समिति ने रिपोर्ट जारी करके भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य की दिशा में एक व्यापक सिफारिशें दी कि भारत सरकार को पब्लिक हेल्थ के लिए ये सब काम करने चाहिए, रिकमेंडेशन दी। 1950 और 60 में पंचवर्षीय योजनाएं 5 ईयर प्लान्स के तहत महामारी प्रबंधन पर प्रकाश डाला गया। 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों की स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाया गया। 6वीं पंचवर्षीय योजना ने भी स्वास्थ्य प्रयासों को आगे ही बढ़ाया। भारत में अब तक 3 राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीतियों का निर्माण किया गया, जैसे कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 1983, 2002 और 2017। 10वीं और 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजनाओं में भी स्वास्थ्य सेवाओं तक सबकी पहुंच को बढ़ाकर निजी स्वास्थ्य क्षेत्र पर ध्यान दिया गया, जिससे सभी को सस्ती सुलभ दवाइयां मिल सके। सरकार का मेक इन इंडिया कार्यक्रम दवाओं और उपकरणों के निर्माण को नियंत्रित करता है। 9 नवंबर 2014 को आयुष मंत्रालय का गठन किया गया, जिसमें दोस्तों आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी पर ध्यान दिया जाता है। आयुष मंत्रालय का ये काम होता है। भारत की कुछ और स्वास्थ्य नीतियां देख लेते हैं। राष्ट्रीय पोषण नीति 1993, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ईस्वी, भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी पर राष्ट्रीय नीति 2002, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 और राष्ट्रीय जल नीति 2012। कुछ और प्रोग्राम देख लो भारत सरकार के पब्लिक हेल्थ को सुधारने के लिए। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम 2006 में, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम 1 जून 2011 में, यानी कि
एक महिला जिसने अभी एक बच्चे को जन्म दिया है, ठीक है, उसके शिशु तथा वो खुद यानी कि वो खुद जननी है, तो उनके देखभाल के लिए ये प्रोग्राम है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। एक फिर है एकीकृत बाल विकास सेवा यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज को भारत सरकार ने 2 अक्टूबर 1975 को लॉन्च किया। ऐसे ही मिड डे मील स्कीम जिसमें आंगनवाड़ी में बच्चे हैं दलिया वगैरह खाते हैं, ठीक है, और भोजन लेते हैं ताकि उनको कुपोषण की बीमारी ना हो। 15 अगस्त 1995 को ये लागू किया गया मिड डे मील, दोपहर में भोजन देते हैं। तो इसी तरह से पोषण अभियान मार्च 2018 में स्टार्ट किया गया, और ऐसे ही राष्ट्रीय पोषण एनीमिया रोग निरोधी कार्यक्रम जो 1970 में स्टार्ट किया गया। प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम अक्टूबर 1997 में। राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन, सभी को पीने के लिए साफ पानी मिले, 1986 ईस्वी में चला गया। स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी कि बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं उनकी हेल्थ को सुधारने के लिए 14 अप्रैल 2018 में सरकार ने प्रोग्राम लॉन्च किया था। आई होप दोस्तों आपको मैं समझा पा रहा हूँ। अगर समझ में आ रहा ना तो एक अच्छा सा कमेंट करना, जिससे वीडियो की रीच बढ़ेगी और मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, और ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेगी। क्वेश्चन नंबर 3, विभिन्न प्रकार के वर्णनात्मक अध्ययनों का संक्षेप में वर्णन करें। देखो, महामारी विज्ञान में एक अध्ययन होता है वर्णनात्मक अध्ययन, जिसको अपन डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ बोलते हैं। 10 नंबर का सवाल है, 300 शब्दों में लिखना है। तो महामारी विज्ञान के अध्ययन में वर्णनात्मक अध्ययन अवलोकन संबंधी अध्ययन का ही एक प्रकार है ना। वर्णनात्मक अध्ययन को भी फिर 2 भागों में बांटते हैं, केस रिपोर्ट और केस सीरीज। देखो, वर्णनात्मक अध्ययन होता क्या, इस अध्ययन में व्यक्ति, स्थान, समय जैसे चरों के संबंध में किसी रोग की घटना के पैटर्न का वर्णन करते हैं। यह किसी भी घटना या बीमारी के जांच में प्रारंभिक जांच होती है, यानी कि अगर कोई घटना कहीं पे हुई है उसके बारे में मतलब कारण पता लगाना, उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, वो केस रिपोर्ट और केस सीरीज में हम देखते हैं, यानी कि वर्णनात्मक अध्ययन में यही देखते हैं। अब देखो, केस रिपोर्ट इसको अलग से पढ़ लेते हैं। इसमें एक ही रोगी या समान निदान मतलब डायग्नोसिस, जिसका एक तरह से इलाज किया जा सकता है, वाले रोगियों के एक समूह के अनुभव का वर्णन किया जाता है। यह पेशेवर चिकित्सक द्वारा लिखी जाती है, यानी कि जो प्रोफेशनल डॉक्टर होता है वह केस रिपोर्ट लिखता है और उसमें पेशेंट का नाम लिख देता है, बीमारी का नाम लिख देता है, उसकी एज लिख देता है। तो केस रिपोर्ट क्लिनिकल प्रैक्टिस परिकल्पना यानी कि हाइपोथेसिस महामारी विज्ञान में उपयोगी होती है। केस रिपोर्ट यह असामान्य या नई घटना का वर्णन करती है, इससे चिकित्सकों को नए विचार मिलते हैं। इसमें निम्न लक्ष्य लिखे होते हैं, ये आपको लिखना केस रिपोर्ट में, ठीक है। तो क्या क्या लिखा होता है, रोगी का विवरण, डिटेल वगैरह, पेशेंट का शारीरिक परीक्षण के परिणाम जैसे कि वजन कितना है, ठीक है, खून कितना है, ये सब। उपचार योजना का अपेक्षित परिणाम यानी कि ट्रीटमेंट देने के बाद में जो रिजल्ट आया वो भी लिखना, और वास्तविक परिणाम जो वास्तव में मिला है। उदाहरण जैसे कि केस रिपोर्ट का उदाहरण देखो, एक रोगी व्यक्ति जिसे रीनल फेलियर यानी कि उसकी किडनी फेल हो चुकी है, उसके साथ में उसको कोगुलोपैथी भी है। कोगुलोपैथी यानी कि खून का थक्का है, उसे जमता नहीं है। तो दोस्तों ऐसे पेशेंट का हम केस रिपोर्ट ही बनाते हैं। आगे देखो, केस सीरीज क्या होता है, यह व्यक्तिगत केस रिपोर्टों का संग्रह होता है, यानी कि काफ़ी सारे केस रिपोर्ट को मिला देंगे एक जगह तो उसको कहेंगे केस सीरीज। तो इन्हें एक निश्चित समय अवधि में एकत्रित किया जाता है। यह रोगी के क्रमवार क्लिनिकल निष्कर्षों का संग्रह होता है। जैसे कि मान लो एक पेशेंट है, वो 4-5 डॉक्टर के पास चला गया, ठीक नहीं हुआ, और फिर वो 5वें-6ठे डॉक्टर के पास जाएगा, तो सभी उन डॉक्टर को 5वें डॉक्टर को फिर वो रिपोर्ट दिखाएगी, भाई डॉक्टर साहब मैं 4 डॉक्टर के पास गया था, मैं सही नहीं हुआ, ये हमारी रिपोर्ट है। तो दोस्तों वो एक तरह की केस सीरीज होगी उसकी। 1980 और 81 में अमेरिका में 4 युवकों में असामान्य प्रतिरक्षा तंत्र संक्रमण देखा गया, यानी कि उनका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो खराब हो गया था, उनकी टी कोशिकाओं की संख्या भी कम हो गई थी, और इन युवकों में टी कोशिकाएं कम थी। इन युवकों की मेडिकल हिस्ट्री से पता लगा कि ये एक विशेष यौन रोग सेक्सुअल डिजीज से पीड़ित थे। इसी केस सीरीज से पता चला कि ये लोग HIV एड्स से पीड़ित थे। केस सीरीज में हमें नई बीमारियों के डेटा चिकित्सकों द्वारा इकट्ठा किया जाता है। ये डेटा उम्र, स्थान, समय, ऋतु, जातीयता, लिंग, धर्म के आधार पर जो पेशेंट के डेटा है वो इकट्ठा किया जाता है केस सीरीज़ में। अब देखो, नोट लगा के लिख लेना, केस सीरीज़ में हम किसी स्थान पर बीमारी को पहचान करते वक्त चयन पूर्वाग्रह यानी कि सिलेक्शन बायस को शामिल करते हैं। जो केस सीरीज का जो अध्ययन है, केस सीरीज है, इसकी कमी भी है एक। समझ में आ रहा है? मतलब कि हम पहले ये देख रहे हैं कि आपकी जाति क्या, आपका धर्म क्या है ना, और स्थान देख रहे हैं, उस व्यक्ति की उम्र देख रहे हैं, तो दोस्तों बायस हो जाएंगे हम मतलब रोगियों को सेलेक्ट करते समय है ना, अपन वो बायसनेस को प्रमोट करेंगे। यानी कि मान लो जयपुर, सूरत, चंडीगढ़, मोहाली, शिमला, यहाँ के रोगी मेरे पास से आए हैं, तो मैंने कहा कि भाई जयपुर के है, वही सिर्फ लोग इलाज करवा सकते हैं। तो ये क्या हो गया, सिलेक्शन बायस हो गया ना मेरा, चयन पूर्वाग्रह कहते हैं इसको। आ रहा है दोस्त समझ में? वेरी गुड।
पेपर अच्छा जाएगा, टेंशन मत करो। क्वेश्चन नंबर 4 किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखना है ना। वैसे तो आपको 3 है ऑप्शन दे रखे हैं, 3 में से 2 सेलेक्ट करके लिख दो और हर एक सही उत्तर के लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे, यानी कि 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते 10 नंबर की व्यवस्था हो जाएगी। 150 शब्दों में लिखना है प्रत्येक आंसर को। संचारी रोग किसे कहते हैं दोस्तों? रोग 2 प्रकार के होता है ना, संचारी और गैर संचारी। संचारी रोग यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज तो बैक्टीरिया या वायरस के कारण होने वाली बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है, जैसे दूषित सतह, यानी कि ऐसी कोई जगह जहाँ पे अपन हाथ रख देते हैं, मान लो कोई रोगी ने वहाँ पे हाथ रखा था तो उसके संपर्क में आने से बीमारी हो सकती है हमें। हवा में मौजूद वायरस के सांस के जरिए, जैसे कि कोविड-19, कीड़े के काटने से, संक्रमित व्यक्ति के खांसने अथवा छींकने से, निकलने वाली बूंदों के संपर्क में आने से हमें बीमारी हो सकती है। जैसे कि टीबी का जो पेशेंट है दोस्तों, जो खांसता है ना, तो उससे दूर ही रहना चाहिए, ठीक है। दूषित भोजन या पानी के सेवन से, गंदे हाथों पर लार के जरिए और संक्रमित जानवर के संपर्क में आने से संचारी रोग फैलते हैं। लक्षण क्या होता है? बुखार, दस्त, थकान, मांसपेशियों में दर्द, खांसना। उदाहरण देखो, एड्स, टीबी, मलेरिया, पीला बुखार, हेपेटाइटिस बी, ये सब आपके संचारी रोग के उदाहरण हैं, एक बीमारियों के, ठीक है। आगे चलो, स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं किसे कहते हैं? ऐसी सेवाएं जो बीमारी की रोकथाम और इलाज से जुड़ी होती है। ये कई तरह से उपलब्ध होती है, जैसे कि अस्पताल, क्लिनिक, प्रसव केंद्र जहाँ पे डिलीवरी होती है, घरेलू स्वास्थ्य सेवा, नर्सिंग होम, आपातकालीन चिकित्सा देखभाल, दंत चिकित्सा केंद्र। स्वास्थ्य सेवाएं चिकित्सा पेशेवरों यानी कि जो डॉक्टर प्रोफेशनल होते हैं उन्हीं के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। इन सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने हेतु सरकार कार्यक्रम व नीतियां बनाती है। भारत में स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं सरकारी व निजी क्षेत्र उपलब्ध करवाते हैं, यानी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है और प्राइवेट हॉस्पिटल भी है लोगों को ठीक करने के लिए। भारत सरकार उप स्वास्थ्य केंद्र, यानी कि एक गाँव में सब सेंटर उप स्वास्थ्य केंद्र होता है, और अगर 5-6 गाँव को हम मिला दें तो उनके ऊपर एक होता है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, और अगर हम मिला दें 50-100 गाँव को तो उनके ऊपर हो जाएगा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, और जिले में होता है जिला अस्पताल। तो दोस्तों इस तरह से भारत सरकार ने लोगों को ठीक करने के लिए सब बना रखा है। टीकाकरण देख लो, क्या है टीकाकरण? किसी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता विकसित करने के लिए जो दवाई खिलाई अथवा पिलाई जाती है या किसी अन्य रूप में दी जाती है उसे टीका कहते हैं। जैसे कि कोरोना में, मतलब किसी इंसान को कोरोना ना हो तब भी उसके इंजेक्शन लगे थे, और ऐसे पोलियो ना हो उसके लिए भी लिक्विड में खुराक दी जाती है। तो दोस्तों क्यों? क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम है वो हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। भविष्य में अगर मान लो कोई वायरस के चपेट में आते हैं तो टीका लगा हुआ है तो बच जाएंगे। तो ये जो क्रिया टीकाकरण कहलाती है, संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए टीकाकरण सर्वाधिक प्रभावी, सबसे सस्ती विधि है। भारत में टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत 1978 ईस्वी में हुई। मिशन इंद्रधनुष की सहायता से भारत में बच्चों और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं को टीके लगाए जाते हैं। इसके तहत निम्न बीमारियों से बचाने हेतु टीके लगाए जाते हैं मिशन इंद्रधनुष के तहत: डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, पोलियो, क्षय, हेपेटाइटिस बी, निमोनिया, खसरा, रूबेला और रोटा वायरस आदि, है ना। टोटल 12 टीके, मैंने तो 5-6 लिखे। 2 अक्टूबर 1995 को भारत में पल्स पोलियो कार्यक्रम को शुरुआत किया गया। वर्तमान में कोविड-19 से लोगों को बचाने हेतु टीके लगाए जा रहे हैं। आगे चलो, 10 नंबर का एक और शानदार सवाल, मानव स्वास्थ्य पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर चर्चा करें। तो दोस्तों वैश्वीकरण का मतलब लिख दो, ऐसी प्रक्रिया जिसमें पूंजी अथवा पैसा, मानव संसाधन, श्रम, तकनीक, ज्ञान, संस्कृति का एक देश से दूसरे देश में मुक्त प्रवाह होता है। जैसे कि मान लो मैं पढ़ाने के लिए अमेरिका चला गया, ठीक है, मैं अमेरिका चला गया ना, तो यह हो गया मानव संसाधन का मुक्त प्रवाह एक देश से दूसरे देश में। तो ये प्रक्रिया वैश्वीकरण कहलाती है। तो वैश्वीकरण मानव स्वास्थ्य को कई तरीकों से प्रभावित कर सकती है, जैसे कि मानव सेवा तक बेहतर पहुंच। तो वैश्वीकरण लोगों और देशों के लिए चिकित्सा, ज्ञान, प्रौद्योगिकी और उपचार विकल्पों तक पहुंच बढ़ा सकता है ना। जैसे कि अमेरिका, इंग्लैंड, पाकिस्तान के लोग भारत आते हैं, वो वैश्वीकरण प्रक्रिया के तहत ही तो आ रहे हैं भारत में इलाज करवाने, ताकि उन भारत में सस्ता इलाज और अच्छा इलाज मिलता है। आज वे लोग भी अपना इलाज करवा पाते हैं जो समर्थ नहीं है वैश्वीकरण के कारण। तो आगे चलो, राष्ट्रों के बीच सहयोग बढ़ता है वैश्वीकरण से। वैश्वीकरण HIV, एड्स, मलेरिया, टीबी, कैंसर और हृदय रोग जैसी बीमारियों का हल निकाले तो सभी देशों को एक मंच पर, एक स्टेज पे लेके आता है। सभी देश है चर्चा डिस्कशन करते हैं किस तरह से हमें बीमारी का इलाज ढूंढना है। तो ये वैश्वीकरण ही तो है। वैश्वीकरण में क्या होता है? ज्ञान का आदान प्रदान होता है ना, एक्सचेंज होता है नॉलेज। आगे लिखो, सांस्कृतिक आदान प्रदान। तो वैश्वीकरण सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दे सकता है, जो हाशिए पर पड़े समुदाय को अपनी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और उनकी पहचान और गौरव की भावना को बढ़ाने में मदद कर सकता है।
यानी कि दोस्तों ग्लोबलाइजेशन के कारण किसी एक जगह की जो कल्चर है, लैंग्वेज है, वो बच जाती है। बीमारियों का तेज़ी से प्रसार, तो वैश्वीकरण के कारण दोस्तों जानते हैं कि हमारे आसपास ही देखो आप, काफ़ी लोग कमाने के लिए विदेश चले जाते हैं और विदेशों से कुछ बीमारियां वो लेके आ जाते हैं। तो वैश्वीकरण के कारण तरह तरह की बीमारी एक देश से दूसरे देश में फैल रही हैं, जैसे HIV एड्स, इबोला और कोविड-19। कोविड-19 चीन के वुहान शहर से फैला है पूरी दुनिया में, पता ही होगा। इबोला अफ्रीका से फैला है, HIV एड्स भी अफ्रीका से फैला है। जलवायु परिवर्तन, वैश्वीकरण के कारण मानव की गतिविधियां बढ़ी है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग या धरती का तापमान बढ़ रहा है। वैश्विक तापमान भी इसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। जलवायु परिवर्तन, संक्रामक बीमारियां फैल रही हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, पर्यावरण का निम्नीकरण और खाद्य असुरक्षा, यानी कि लोगों को भोजन नहीं मिल रहा है। विभिन्न प्रकार की आपदाएं हैं वो बढ़ रही हैं वैश्वीकरण के कारण। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका को स्पष्ट करें। बड़ा सवाल है दोस्तों, 10 नंबर का, और आता है ये लगभग बार, याद करना है। गैर सरकारी संगठन यानी कि ऐसे संगठन जो सरकारी नहीं है, ना उनको सरकारी सहायता प्राप्त होती है, लोग उनको फंड देते हैं अपनी श्रद्धा के हिसाब से, तो वो NGO कहलाते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में NGO महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, सेवाएं प्रदान करते हैं तरह तरह की, और स्वास्थ्य की वकालत करते हैं। यानी कि सरकारों को पर भी दबाव डालते हैं कि आप स्वास्थ्य से संबंधित नीतियाँ बनाएं। तो NGO के निम्नलिखित कार्य जैसे कि सेवाएं प्रदान करना। NGO कई तरह की सेवाएं प्रदान करते हैं, जिसमें चिकित्सा, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक सेवाएं, साथ ही देखभाल और नर्सिंग, शैक्षिक और सूचना सेवाएं और प्रशिक्षण भी शामिल हैं। जागरूकता भी बढ़ाते हैं NGO स्वास्थ्य व्यवहार को बढ़ाने और स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर बोझ कम करने के लिए जागरूकता अभियान, यानी कि मान लो हम मलेरिया से कैसे बच सकते हैं, ठीक है, हम कोरोना से कैसे बच सकते हैं, कुछ NGO काम कर रहा है वास्तव में अच्छा। और स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम भी आयोजित करवाते रहते हैं। ऐसे ही स्वास्थ्य की वकालत करना। NGO राजनीतिक प्रतिबद्धता यानी कि कमिटमेंट, कि मतलब सरकार के नेताओं से कहते हैं कि आप हेल्थ से रिलेटेड आप कुछ पॉलिसी, कुछ स्कीम वगैरह लेके आओ लोगों के लिए, तो यही तो स्वास्थ्य की वकालत करते हैं NGO। नीति समर्थन और सामाजिक स्वीकृति प्राप्त करके स्वास्थ्य लक्ष्य और कार्यक्रमों की वकालत करते हैं। आगे देखो, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाना। NGO कमजोर आबादी, जैसे कि विशिष्ट बीमारियों वाले रोग और हाशिए पर रहने वाले आबादी, मतलब जो दलित लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते, अफोर्ड नहीं कर पाते, उनको भी NGO है स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है। आपातकालीन स्थितियों में स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना। कुछ NGO आपातकालीन स्थिति में सेवा प्रदान करके लोगों के जीवन को बचाते हैं। आगे याद करो, स्वास्थ्य अधिकारों को बढ़ावा देना। NGO स्वास्थ्य अधिकारों को बढ़ावा देकर शराब की लत जैसे विशिष्ट स्वास्थ्य मुद्दों से निपटते हैं। वित्त व प्रशासन का प्रबंधन। भारत में NGO के नाम जो देखो, वित्त व प्रशासन का प्रबंधन, इसमें अपने हिसाब से लिख देना कि जो NGO मतलब कुछ जो पैसा है वो गरीब लोगों को देते हैं ताकि वो हेल्थ वगैरह है वो अपने ठीक करवा पाए, दवाई खरीद पाए, तो ये वित्त प्रशासन का प्रबंधन में लिख देना। अब देखो कुछ एग्जाम्पल लिख दो, कुछ NGO वास्तव में तगड़ा काम कर रहा है इंडिया में पब्लिक हेल्थ को अच्छा करने के लिए, जैसे कि स्व नियोजित महिला संघ जिसको सेवा कहते हैं, करुणा ट्रस्ट और अरविंद आई केयर, ये कुछ NGO है इंडिया के। क्वेश्चन नंबर 7, पर्यावरणीय स्वास्थ्य को परिभाषित करें। मानव स्वास्थ्य पर वायु में मौजूद जैविक, रासायनिक और भौतिक कारकों के प्रभाव पर चर्चा करें। मैं आपको बताता हूँ, बड़ा सवाल है 10 नंबर का, लिखना क्या है। सबसे पहले तो पर्यावरणीय स्वास्थ्य की डेफिनेशन यानी कि इन्वायरमेंटल हेल्थ से आप क्या समझते हैं। फिर देखो वायु में मौजूद जैविक, रासायनिक और भौतिक कारक, यानी कि हवा में कुछ जीवाणु होते हैं, ठीक है, कुछ वायरस होते हैं, राइट। तो ये तो हो गए जैविक कारक, वायु में जैविक कारक हो गए। और रासायनिक कारक क्या हो जाएंगे, जैसे कि दोस्तों कुछ केमिकल्स होते हैं ना, जैसे कि मान लो कोई HCl है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, या फिर बेंजीन है, कुछ केमिकल्स होते हैं ना स्प्रे पेंट टाइप के, तो ये होते हैं रासायनिक कारक, हवा में उपस्थित होते हैं, जो कि मतलब इंसान को बीमार कर सकते हैं। अब ऐसा इंसान जो कि पेंट करता रहता है या फिर पेंट के चारों तरफ है ना अपनी लाइफ बिता रहा है, राइट। ऐसे ही मान लो कोई वेल्डिंग कर रहा है, वेल्डिंग करते करते उसको क्या हो जाएगा, फेफड़ों की एक दिन बीमारी लग जाएगी उसको। ये होंगे रासायनिक कारक जो कि हवा में उपस्थित रहते हैं, बीमारी फैलाते हैं। और हवा में, वायु में भौतिक कारक क्या होते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भौतिक कारक होते हैं आपके, राइट। तो ये भी ह्यूमन हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं। पर्यावरणीय स्वास्थ्य की परिभाषा लिख दो। यह लोगों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों पर ध्यान केंद्रित करने वाला एक बहुविषयक क्षेत्र, यानी कि बहुत सारी चर्चा इसमें करते हैं। मल्टी डायमेंशनल ये एक टॉपिक है,
क्या पर्यावरणीय स्वास्थ्य, यह मानव स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने और स्वस्थ समुदायों को विकसित करने का काम करता है। यह हवा, पानी और भोजन की गुणवत्ता की निगरानी करता है। यह खतरनाक अपशिष्टों के प्रबंधन यानी कि जो केमिकल हैजार्ड्स होते हैं, है ना, जो नुकसान पहुंचा सकते हैं, केमिकल्स खतरनाक, भंडारण यानी कि स्टोर करना, परिवहन और निपटान हेतु नियम बनाता है। कौन? पर्यावरणीय स्वास्थ्य में नियम बनाए जाते हैं तरह तरह के। वायु में उपस्थित जैविक कारकों का मानव स्वास्थ्य से बुरा प्रभाव पड़ता है, जैसे कि हवा में, है ना, कुछ जैविक कारक होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, परजीवी, एलर्जन, कॉकरोच के कारण अनेक बीमारियां फैलती है, जैसे कि एंथ्रेक्स, हेपेटाइटिस, रेबीज, सार्स और रूबेला। ये सब आपके बायोलॉजिकल एजेंट के कारण फैलती है। ये बायोलॉजिकल एजेंट या जैविक कारक हवा में उपस्थित रहते हैं। आगे चलो, वायु में उपस्थित कुछ रासायनिक कारकों का भी मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जैसे हवा में खतरनाक रसायन जैसे बेंजीन, हाइड्रोजन क्लोराइड, कैडमियम, मरकरी, क्रोमियम। कैडमियम, मरकरी, क्रोमियम ये भारी धातु होती है और ये हवा में अगर उपस्थित हो जाए तो अनेक बीमारियां फैला सकती है, जैसे कि अस्थमा, है ना, निमोनिया, हृदय रोग, फेफड़ों का कैंसर। आगे चलो, वायु में उपस्थित कुछ भौतिक कारक होते हैं जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, धूल मिट्टी के जो महीन कण होते हैं उसके कारण इंसान बीमार हो जाता है, जैसे कि कैंसर, हृदय रोग, सांस लेने में कठिनाई, आंखों में जलन, मानसिक रोग, फेफड़ों के रोग। ठीक है, आई होप दोस्तों समझा पा रहा हूँ मैं, ठीक है, और आपको समझ में भी आ रहा है। और कोई वैल्यूबल सजेशन हो ना तो कमेंट करना यार, मैं आपका कमेंट पढ़ूंगा, राइट। टिप्पणी लिखो, किन्हीं दो पर लिखनी है, वही 5-5 नंबर के सवाल है, 10 नंबर मिल जाएंगे। टी परीक्षण क्या होता है? अब देखो, इन सवालों को आपको रटना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, जो पढ़ा है ना यहाँ पर वो कॉपी में लिख लो, इनको रट लो, और ये हर साल आते हैं। टी टेस्ट एक सांख्यिकीय परीक्षण यानी कि स्टैटिस्टिकल एक टेस्ट होता है जो दो समूहों के माध्य की तुलना करके यह निर्धारित करता है कि उनके बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर है या कि नहीं। दो ग्रुप है ना, उनके माध्य की तुलना हम टी टेस्ट की सहायता से करते हैं, यानी कि इनका माध्य मीन कितना आ रहा है। भाई 10वीं क्लास में माध्य निकालते थे ना, जैसे कि एक क्लास के अंदर 100 में से किसी के 70 नंबर आए, 50 नंबर आए, है ना, 30 नंबर आए, 95 नंबर आए, तो उनका माध्य कितना हो जाएगा? तो टोटल को जोड़ के अपन जितनी भी संख्या उनको जोड़ करके टोटल का भाग लगा देते तो वो माध्य निकल जाता। तो ऐसे ही दो समूहों की तुलना हम टी परीक्षण के माध्यम से हम करते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य में टी परीक्षण का उपयोग यह निर्धारित करने में किया जाता है कि किसी हस्तक्षेप यानी कि इंटरवेंशन। हस्तक्षेप क्या होता है? मान लो कोई रोगी आया मेरे पास, तो मैंने उसको टैबलेट दे दी, तो मैंने उसके हेल्थ में हस्तक्षेप किया है। तो किसी हस्तक्षेप के बाद बीमारी की घटना कम होती है कि नहीं होती है? यदि परिणाम महत्वपूर्ण है ना, हमें रिजल्ट मिल रहा है टी टेस्ट के माध्यम से, तो उस हस्तक्षेप को सार्वजनिक स्वास्थ्य रणनीतियों में अधिक व्यापक रूप से लागू किया जा सकता है। यानी कि वहाँ की जो सरकारें हैं वो उस परिणाम को देखती हैं, जांच करती हैं और उसको अपनी नीतियों में लागू करती है। टी टेस्ट दो प्रकार के होते हैं, स्वतंत्र नमूने टी परीक्षण, इसमें दो असंबंधित समूहों की तुलना करते हैं, और युग्मित नमूने टी परीक्षण, इसमें संबंधित समूहों के बीच तुलना करते हैं। आगे चलो, टी परीक्षण का प्रयोग हमें तभी करना चाहिए जब समूह की संख्या कम हो, अन्यथा हमें एनोवा परीक्षण अथवा पोस्ट हॉक टेस्ट करना चाहिए। भाई ये रट लेना, याद नहीं हो रहा, समझ में नहीं आ रहा तो इसको रट्टा मार लेना, टी परीक्षण, टी टेस्ट भी कहते हैं इसको। आगे चलो, SPSS, ये भी दोस्तों लगभग हर बार आता है। SPSS क्या है? इसका फुल फॉर्म देखो, सामाजिक विज्ञान के लिए सांख्यिकीय पैकेज। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है दोस्तों, जो उपयोगकर्ताओं को डेटा का विश्लेषण यानी कि डेटा का एनालिसिस कर सकते हैं सॉफ्टवेयर की हेल्प से, और उसको डेटा को संपादन यानी कि एग्जीक्यूट करने में मदद करता है SPSS सॉफ्टवेयर। तो इस सॉफ्टवेयर को 2009 में भारत जो IBM कंपनी है, IBM कंपनी, इसने 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर में इस सॉफ्टवेयर को खरीदा था। इसका उद्देश्य क्या है SPSS का? इसका उपयोग जटिल डेटा का विश्लेषण करने, रुझानों यानी कि ट्रेंड की पहचान करने और सांख्यिकी उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, यानी कि नए नए डेटा उत्पन्न करने के लिए SPSS का यूज करते हैं। इसका मुख्य रूप से उपयोग सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में किया जाता है। SPSS सॉफ्टवेयर में एक पॉइंट क्लिक इंटरफेस होता है, यानी कि सॉफ्टवेयर पूरा मान लो कंप्यूटर की स्क्रीन पे चल रहा है, तो माउस की सहायता से हम पॉइंट पे क्लिक करके हम दूसरी स्लाइड पे पहुंच सकते हैं, जो उपयोगकर्ता के अनुकूल होता है। या विभिन्न स्रोतों जैसे एक्सेल, आपने सुना होगा ना, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, जैसे एक्सेल और SQL से डेटा आयात यानी कि वहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। एक्सेल से भी डेटा खींच के निकाल सकता है SPSS सॉफ्टवेयर। तो यह पर्सनल कंप्यूटर और एप्पल का जो लैपटॉप आता है, मैकबुक, उसमें आसानी से चलता है। SPSS को समाजशास्त्री कौन यूज करता है? जो समाजशास्त्री लोग होते हैं, है ना, समाज को समझना चाहते हैं, और सरकारी अधिकारी करते हैं, निवेशक जो कि इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड SIP में,
और बाजार शोधकर्ता काम में ले सकते हैं, और हेल्थ से रिलेटेड जो रिसर्च करते हैं वो भी इसको ले सकते हैं। दोस्तों इसमें आप तीसरा सवाल देखो, ये लास्ट सवाल होगा इस पेपर का। एनोवा इसका फुल फॉर्म क्या है? एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, यानी कि विचरण का विश्लेषण। वेरिएंस क्या होता है? किसी भी चर में, किसी भी वेरिएबल में अगर मान परिवर्तित हो जाए, जैसे कि आपने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा ना, माना कि x का मान 10 है, 20 है, 30 है, तो वो क्या है? वो चर है, उसका नाम मान बदल रहा है, यानी कि विचरण हो रहा है। तो एनोवा एक सांख्यिकीय विधि है जिसका उपयोग शोध में, यानी कि रिसर्च में, कई समूहों के माध्य की तुलना करने के लिए किया जाता है। देखो जो टी टेस्ट था उसमें अपन 2 ग्रुप ही ले रहे थे, लेकिन एनोवा में अगर समूहों की संख्या ज़्यादा रही तो टी टेस्ट ना अपनाकर एनोवा टेस्ट यूज करते हैं, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि उन माध्यों के बीच में, उन मीन्स के बीच में कोई महत्वपूर्ण अंतर है या नहीं है। इसको रट लेना भाई, कोई इलाज नहीं इनका। एनोवा एफ, देखो सांख्यिकी का एक प्रकार होता है एफ प्रकार, तो एनोवा एफ सांख्यिकी का उपयोग करता है जो समूहों के बीच तथा समूहों के भीतर विचरण का अनुपात है। यदि समूहों के भीतर समूहों के बीच विचरण से कम है, देखो ये जो यहाँ पे 2 अनुपात हम देख रहे हैं, एक तो समूहों के भीतर अनुपात और समूह के बीच। तो समूह के भीतर जो अनुपात है वो समूह के बीच अगर विचरण से कम है तो एफ मान इसका अधिक माना जाएगा, जो हमें दर्शाता कि अंतर वास्तविक है कि नहीं है। एनोवा का प्रयोग हम तब करते हैं जब डेटा के 3 या अधिक समूह होते हैं। इसके 2 प्रकार होते हैं, एक तरफा 1 साइडेड एनोवा और 2 साइडेड एनोवा, 2 तरफा एनोवा। इसका उपयोग, एनोवा का उपयोग बायोमेडिकल अनुसंधान में विभिन्न उपचारों की प्रभावशीलता की तुलना करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए दोस्तों विभिन्न मधुमेह दवाएं, यानी कि जो डायबिटीज़ की जो मेडिसिन होती हैं उनकी इफेक्टिवनेस को, यानी कि वो काम की है कि नहीं है, उनका अध्ययन करने के लिए हम एनोवा टेस्ट का यूज करते हैं। तो टी टेस्ट, एनोवा टेस्ट, SPSS, ये सब आप याद रखना और इसको लिख लो, रट लो अच्छे से। और दोस्तों आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बहुत अच्छा लगा तो इसको कमेंट करना ज़रूर, और बहुत बहुत अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच और इस सपोर्ट के लिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, एग्ज़ाम अच्छा करके आना, बाय बाय।